अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिगर्स क्या हैं, किस तरह से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं और फिर यूज़ कर सकते हैं। ट्रिगर्स बेसिकली स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक कॉल होते हैं किसी भी इवेंट पे, और वो इवेंट हम डिसाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपमेंट में कभी कभार आपके पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि क्लाइंट आपसे कह देता है कि आपको किसी टेबल की हिस्ट्री क्रिएट करनी है, यानी अगर उस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड अपडेट हो या डिलीट हो तो उसकी हिस्ट्री मेंटेन होती रहे, ताकि जब भी वो चाहे वो हिस्ट्री देख सकता है कि कौन सा रिकॉर्ड कब अपडेट हुआ और कब डिलीट हुआ। अब ये काम आमतौर पे दो तरह से किया जाता है। एक तो ये कि आप पहले एक सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करें, उस रिकॉर्ड को गेट करें जो रिकॉर्ड आपने अपडेट या डिलीट करना है, उसके बाद उस रिकॉर्ड को हिस्ट्री टेबल में इंसर्ट करें, और उसके बाद तीसरे नंबर पे वो रिकॉर्ड ओरिजिनल टेबल के अंदर अपडेट या डिलीट करें, जो भी रिक्वायरमेंट है। यही काम आप ट्रिगर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि ट्रिगर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कस्टमर्स टेबल है, और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें कस्टमर आईडी है, उस पर प्राइमरी की है, और ये ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद कस्टमर नेम है, ईमेल, एड्रेस, सिटी और कंट्री। और मैं चाहता हूँ कि इस टेबल की हिस्ट्री क्रिएट हो, मतलब अगर कोई भी रिकॉर्ड इस टेबल में से डिलीट हो या अपडेट हो तो वो सारी पुरानी वैल्यूज़ जो हैं वो कस्टमर्स हिस्ट्री टेबल में चली जाएं। अब कस्टमर हिस्ट्री टेबल का अगर स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो इसमें सेम वही फील्ड्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल, एड्रेस, सिटी और कंट्री, प्लस कुछ एडिशनल फील्ड्स हैं। इस टेबल का अपना आईडी है और ये ऑटो इंक्रीमेंट है और इस पर प्राइमरी की है। इसके अलावा इसमें चेंज स्टेटस है, इसमें हम ये स्टोर करेंगे कि रिकॉर्ड अपडेट हुआ या डिलीट हुआ। और लास्ट में हमारे पास चेंज डेट है, यानी किस डेट में और किस टाइम पे ये रिकॉर्ड अपडेट या डिलीट हुआ। अब इस टेबल में तीन फील्ड्स आईडी, चेंज स्टेटस और चेंज डेट के अलावा बाकी सारे सेम वही फील्ड्स हैं जो कस्टमर्स टेबल में है, और उसकी वजह यह है कि हमने सेम वही वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर करनी है, इस वजह से हमें सेम वही फील्ड्स यहाँ पे भी चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि ये सारे फील्ड्स आपको इस हिस्ट्री टेबल में स्टोर नहीं करने, तो फिर जो फील्ड्स आप स्टोर करना चाहते हैं सिर्फ वही वाले आप हिस्ट्री टेबल में क्रिएट करेंगे। ओके, अब हम एक ट्रिगर डिफाइन करते हैं, और ट्रिगर डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक तो एसक्यूएल एडिटर है, यहाँ पे हम क्वेरी लिख सकते हैं ट्रिगर को क्रिएट करने के लिए, और एक हमारे पास इसका अलग से इंटरफेस है, इसके अंदर भी हम ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं। हम दोनों तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेरी एडिटर में आते हैं और यहाँ पे हम एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं, और ट्रिगर क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट ट्रिगर की कमांड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है क्रिएट ट्रिगर, और उसके बाद फिर हमने ट्रिगर का नाम देना है। तो पहले हम डिलीट कस्टमर के लिए एक ट्रिगर क्रिएट कर लेते हैं, और उसका हम नाम दे देते हैं डिलीट अंडरस्कोर कस्टमर। इसके बाद हमें बताना होता है कि किस इवेंट पे ये ट्रिगर जो है वो रन होना चाहिए। तो हमारे पास तीन तरह के इवेंट होते हैं किसी भी टेबल के लिए, क्रिएट, अपडेट और डिलीट। यहाँ पे हम डिलीट कस्टमर के लिए ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर डिलीट। इसके बाद हमें बताना होता है कि हम ये ट्रिगर किस टेबल के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑन, उसके बाद टेबल का नाम कस्टमर्स, और इसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आती है फॉर ईच रो, यानी हर रिकॉर्ड के लिए। अब कभी कभार इस तरह भी होता है कि हम एक बैच डिलीट कर देते हैं, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन वन टाइम हम डिलीट करते हैं, तो ये ट्रिगर उस केस में भी काम करेगा। उसके बाद हमें लिखना है बिगिन और एंड। बिगिन और एंड जो है ये इस ट्रिगर की बॉडी है। और अब यहाँ पे हमें इंसर्ट स्टेटमेंट देनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल नेम। हम कस्टमर हिस्ट्री में वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर कस्टमर हिस्ट्री के जो फील्ड्स हैं जिनमें हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। तो आईडी हमें देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो खुद से उठा लेगा, मतलब अगर उसमें 10 रिकॉर्ड्स हैं तो वो 11 खुद से ले लेगा। और यहाँ पे हम दे देते हैं कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल, एड्रेस, सिटी, कंट्री, और उसके बाद फिर चेंज स्टेटस। इसके बाद चेंज डेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने डेट टाइम सेलेक्ट की हुई है। तो अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो जो डिफ़ॉल्ट डेट टाइम, जो करंट डेट टाइम होगा, वो खुद से उठा लेगा। इसके बाद वैल्यूज़,
और यहाँ पे हमें देना होता है जो वैल्यूज़ हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स होते हैं, न्यू एंड ओल्ड। ये दोनों टेम्परेरी टेबल्स हैं, मतलब ये यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते, ये रन टाइम पे क्रिएट होते हैं और टेम्परेरीली ये वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। जो भी न्यू वैल्यू आती है वो न्यू टेबल में आती है, मतलब अगर आपको इंसर्ट करते हैं कोई रिकॉर्ड कस्टमर्स टेबल में तो कस्टमर्स टेबल में तो जाएगा ही, लेकिन साथ ही टेम्परेरी तौर पे न्यू टेबल में भी आएगा। और इसी तरह अगर आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो जैसे ही वो रिकॉर्ड डिलीट होगा वो वैल्यूज ओल्ड टेबल में आएंगी टेम्परेरी। और उसके बाद फिर जब आप कोई दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो न्यू में से वो पहले वाला रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है और न्यू वैल्यूज आ जाती हैं। और इसी तरह से जब कोई दूसरा रिकॉर्ड आप डिलीट करते हैं तो ओल्ड टेबल में पहले वाला जो डिलीटेड रिकॉर्ड है वो ख़त्म हो जाता है और जो न्यू रिकॉर्ड आपने डिलीट किया है वो आ जाता है। और अगर आप कोई रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए दोनों टेबल में वैल्यूज आती हैं, न्यू में भी और ओल्ड में भी। मतलब जो न्यू वैल्यू आप दे रहे हैं किसी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए वो न्यू टेबल में आएगी और जो पुरानी वाली वैल्यू है जिसको आपने अपडेट किया है वो ओल्ड टेबल में चली जाएगी। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, अब क्योंकि ये रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड डॉट कस्टमर अंडरस्कोर ID और उसके बाद ओल्ड डॉट कस्टमर अंडरस्कोर नेम, ओल्ड डॉट ईमेल, ओल्ड डॉट एड्रेस, ओल्ड डॉट सिटी, ओल्ड डॉट कंट्री और उसके बाद चेंज स्टेटस वो हम यहाँ पे दे देते हैं डिलीटेड। सो ये हमारा एक ट्रिगर जो है वो हमने डिफाइन कर दिया है आफ्टर डिलीट पे और कस्टमर्स टेबल पे फॉर ईच रो, मतलब एवरी रिकॉर्ड जो भी डिलीट होगा। अगर आप 1 बाय 1 करते हैं तो भी ये काम करेगा और अगर आप मोर देन 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम डिलीट करते हैं तो भी ये ट्रिगर काम करेगा। अब यहाँ पे ट्रिगर तो हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप वो नहीं भी लिखते तो भी आपका काम चलेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप डेलीमीटर यूज़ करें। और उसके लिए हम लिखते हैं डेलीमीटर और हम डेलीमीटर दे देते हैं डबल स्लैश। अब ये डेलीमीटर क्या चीज़ है? अगर आप इन स्टेटमेंट्स को देखें तो इंसर्ट स्टेटमेंट एक कंप्लीट स्टेटमेंट है और ये सेमीकोलन ये बता रहा है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसी तरह ट्रिगर की ये कंप्लीट डेफिनेशन है और ये सेमीकोलन पे यहाँ पे ट्रिगर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 50 स्टेटमेंट्स हों, मतलब एक ये इंसर्ट स्टेटमेंट है, हो सकता है कोई और इंसर्ट स्टेटमेंट हो, कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन हो सकती है, तो वहां पे भी हम सेमीकोलन यूज करते हैं। तो इस तरह से हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे 50 स्टेटमेंट्स हैं और हम 50 जगह पे ये सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। तो जब हमारा डेटाबेस सर्वर इस स्टेटमेंट को रीड करेगा तो वो इसको अलग से एक स्टेटमेंट कंसीडर करेगा। उसके बाद इसी तरह से फर्ज करें 50 स्टेटमेंट्स हैं तो 50 स्टेटमेंट्स को अलग अलग कंसीडर करेगा। जबकि हम ये चाहते हैं कि डेटाबेस सर्वर इस पूरे ट्रिगर को एक ही स्टेटमेंट कंसीडर करे, तो फिर हम अपना डेलीमीटर जो है वो सेमीकोलन की बजाय डबल स्लैश कर देते हैं और इस ट्रिगर को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आके हम डबल स्लैश लगा देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही वो इस डेलीमीटर को रीड करेगा तो वो ये समझेगा कि अब से नेक्स्ट जो है डेलीमीटर वो सेमीकोलन की बजाय डबल स्लैश है। तो मतलब जहां पे ये डबल स्लैश आएगी वहां तक ये एक स्टेटमेंट कंसीडर होगी। तो मतलब ये पूरे का पूरा जो ट्रिगर है इसके अंदर चाहे 50 स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो रही हैं, तो मतलब उसको वन टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा। और इसके बाद फिर हम दोबारा से इसको कह देते हैं डेलीमीटर सेमीकोलन, यानी इस स्टेटमेंट के बाद फिर से डेलीमीटर जो है वो सेमीकोलन है। ओके, अब हम गो पे क्लिक करते हैं तो हमारा ट्रिगर क्रिएट हो जाएगा। ओके, अगर अब आप देखना चाहते हैं कि वो ट्रिगर्स कहाँ पे हैं तो आप डेटाबेस पे क्लिक करें और उसके बाद फिर ट्रिगर्स, तो यहाँ पे आपको वो सारे ट्रिगर्स शो हो जाएंगे जो इस डेटाबेस में हैं। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो ये ट्रिगर हमारा डिलीट के लिए था। अब अपडेट के लिए भी एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं और जो इसका इंटरफेस है उसके थ्रू क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऊपर ट्रिगर का नाम देना है, इसमें हम दे देते हैं अपडेट अंडरस्कोर कस्टमर और कस्टमर्स टेबल पे और आफ्टर अपडेट।
और सेम यही स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इस ट्रिगर में भी आप देख सकते हैं कि हम कस्टमर्स हिस्ट्री टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हैं इन फील्ड्स में, और वो वैल्यूज़ हम ले रहे हैं ओल्ड के टेबल से, यानी रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद जो पुरानी वैल्यूज़ हैं वो ओल्ड टेबल में चली जाएंगी और वहाँ से हम वो वैल्यूज़ गेट करेंगे। और स्टेटस जो है यहाँ पे डिलीटेड की बजाय हम अब लिख देते हैं अपडेटेड। और यहाँ पे नीचे डिफाइनर में हमने देना है यूज़र नेम और उसके बाद फिर हमारा सर्वर का एड्रेस। इस वक्त यूज़र हमारा है रूट और उसके बाद @ साइन और उसके बाद फिर अभी हम क्योंकि लोकल होस्ट पे हैं तो हम लिखेंगे लोकल होस्ट। अगर आप कहीं पे आपने अपनी डोमेन रजिस्टर की हुई है तो आप वो सर्वर का एड्रेस देंगे। और अगर आप ये नहीं भी देते तो जो करंट यूज़र है आपका ये वो कंसिडर करेगा। ओके, उसके बाद हमने गो पे क्लिक करना है और हमारा एक और ट्रिगर क्रिएट हो गया। कस्टमर्स टेबल पे अगर हम ट्रिगर्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमें ये दोनों ट्रिगर्स मिल जाएंगे। ओके, अभी हमने जो दोनों ट्रिगर्स क्रिएट किए हैं हमने ये ओल्ड टेबल से वैल्यूज़ ली हैं और कस्टमर हिस्ट्री टेबल में इंसर्ट की हैं। अब इसी तरह से हम न्यू टेबल से भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। हम यहाँ पे इंसर्ट इवेंट सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख दें न्यू डॉट कस्टमर ID, न्यू डॉट कस्टमर नेम। तो जैसे ही न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो हमारे पास हिस्ट्री टेबल में वो वैल्यूज़ चली जाएंगी, लेकिन वो कोई सेंस नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि जो न्यू वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर टेबल में आ रही हैं, तो हिस्ट्री टेबल में उनको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री टेबल में हम डिलीटेड रिकॉर्ड्स, मतलब जो रिकॉर्ड डिलीट हो गए हैं वो हम स्टोर करते हैं, या अपडेट पे जो पुरानी वैल्यूज़ हैं अपडेट होने से पहले क्या वैल्यूज़ थी वो हम स्टोर करते हैं। सो इसलिए न्यू टेबल से वैल्यूज़ लेने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और उसमें मेरे पास यहाँ पे एक कस्टमर्स टेबल है और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट ID है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और क्वांटिटी। और इसमें सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि अगर मेरे पास प्राइस कम हो जाती है किसी प्रोडक्ट की, आमतौर पे प्राइसेस बढ़ती हैं, लेकिन अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट की कम हो जाती है तो मुझे सिर्फ वो स्टोर करनी है हिस्ट्री टेबल में, और उसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट प्राइस हिस्ट्री का टेबल बनाया हुआ है। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ID लिया है और उसके बाद दो फील्ड्स ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस और चेंज डेट। अब ये ट्रिगर हम कुछ इस तरह से क्रिएट करेंगे कि अगर किसी प्राइस की वैल्यू कम हो जाती है, यानी पहले उसकी वैल्यू फर्ज करें 100 थी और अभी उसकी वैल्यू 80 हो गई है, तो फिर उस केस में हम प्राइस हिस्ट्री के टेबल में वो वैल्यूज स्टोर करेंगे। सो जो हमारी ओल्ड वैल्यू होगी मतलब 100, वो यहाँ पे ओल्ड प्राइस में आ जाएगी, और जो हमारी न्यू प्राइस होगी जो 80 हो गई बाद में अपडेट करने के बाद, वो हम न्यू प्राइस में स्टोर करेंगे। और चेंज डेट जो है ये वो करंट डेट एंड टाइम हमें देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने करंट टाइम स्टैम्प रखी हुई है, तो जैसे ही वो ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा तो जो करंट डेट और टाइम होगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा। सो हम सिर्फ, और इसी तरह से जो ID है ये भी हमें देने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है। लाइक अगर पहले से 5 रिकॉर्ड्स हैं तो ये 6 जो है वो खुद से उठा लेगा। सो हमें सिर्फ प्रोडक्ट ID देना है, मतलब कौन सी प्रोडक्ट जिसके अगेंस्ट वैल्यूज़ अपडेट हुई हैं, और उसके बाद ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। सो एक ट्रिगर उसके लिए हम क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम जाते हैं ट्रिगर्स में और क्रिएट न्यू ट्रिगर, और ट्रिगर का हम नाम दे देते हैं आफ्टर अपडेट प्राइस। और ये ट्रिगर हम क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट्स टेबल पे, और टाइम आफ्टर और इवेंट हम अपडेट दे देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे बिगिन और उसके बाद फिर एंड, और इसके अंदर यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ न्यू डॉट प्राइस इज लेस देन ओल्ड डॉट प्राइस देन, और यहाँ पे एंड इफ, और यहाँ पे हम अपनी इंसर्ट स्टेटमेंट दे देंगे, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट प्राइस हिस्ट्री। और इसमें हम जो फील्ड्स हमने देने हैं प्रोडक्ट ID,
उसके बाद ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, उसके बाद फिर वैल्यूज का कीवर्ड, और यहाँ पे हम दे देते हैं प्रोडक्ट आईडी, हम ले लेते हैं ओल्ड के टेबल से, और ओल्ड प्राइस जो है वो जाहिर है ओल्ड टेबल से आएगी, ओल्ड डॉट प्राइस, और न्यू प्राइस जो है वो हमारे पास आएगी न्यू डॉट प्राइस। अभी हम गो पे क्लिक करते हैं तो ये ट्रिगर क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब अगर हम प्रोडक्ट्स के टेबल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ट्रिगर्स, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रिगर शो हो रहा है जो हमने प्रोडक्ट्स के टेबल पे क्रिएट किया है। ओके, अब हम अपने तीनों ट्रिगर्स जो हैं उनको टेस्ट कर लेते हैं। तो कस्टमर्स के टेबल में हम कुछ वैल्यूज़ अपडेट करते हैं और कुछ वैल्यूज़ डिलीट करके देखते हैं कि वो हमारे पास कस्टमर हिस्ट्री टेबल में शो होती हैं या नहीं। सो कस्टमर्स टेबल में आते हैं और यहाँ पे हम इस रिकॉर्ड को एडिट करते हैं। ये जेन स्मिथ है, हम इसको जॉन स्मिथ कर देते हैं, और ईमेल एड्रेस जो है वो भी john.smith हो जाएगा, और 456 ऑक स्ट्रीट की जगह पे हम 512 ऑक स्ट्रीट कर देते हैं। इसको गो पे क्लिक करते हैं। सो ये वैल्यू हमारे पास अपडेट हो गई, जॉन स्मिथ, ईमेल एड्रेस भी अपडेट हो गया, एड्रेस भी अपडेट हो गया। और अभी हम कस्टमर्स टेबल में देखते हैं तो हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया, कस्टमर आईडी 2 है, कस्टमर नेम जेन स्मिथ, ओल्ड वैल्यू जो थी, और ईमेल एड्रेस jane.smith, और इसी तरह एड्रेस 456 ऑक स्ट्रीट। ओके, अब इसी तरह से एक और वैल्यू एलिस ब्राउन, इसको भी एडिट करके देख लेते हैं। इसकी जगह पे हम डेविड ब्राउन कर देते हैं, और ईमेल एड्रेस में भी हम david.brown, और 101 की जगह पे 206 कर देते हैं, और सिडनी की जगह पे हम मेलबर्न कर देते हैं, और इसको सेव करते हैं। और कस्टमर हिस्ट्री टेबल में कस्टमर आईडी 4, एलिस ब्राउन ओल्ड उसका नाम था, अभी तो डेविड ब्राउन हो गया, और ईमेल एड्रेस जो पहले था 101 एल्म स्ट्रीट, और सिडनी सिटी। ओके, अब इसी तरह से अगर हम कस्टमर 3 जो है इसको डिलीट कर देते हैं, सो कस्टमर 3 हमारे पास यहाँ से डिलीट हो गया है। और अगर हम कस्टमर्स हिस्ट्री टेबल में जाते हैं तो कस्टमर आईडी 3 यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। और इसी तरह से जो स्टेटस है, पहले 2 रिकॉर्ड्स जो है उनका स्टेटस अपडेटेड है, मतलब ये 2 रिकॉर्ड्स अपडेट किए गए हैं, और थर्ड रिकॉर्ड जो है इसका स्टेटस डिलीटेड है, मतलब इसको डिलीट किया गया है। ओके, इसी तरह से प्रोडक्ट्स टेबल जो है, अब यहाँ पे हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, और प्रोडक्ट 2 को हम एडिट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट का नाम या उसकी क्वांटिटी चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट प्राइस हिस्ट्री में नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि जो हमने ट्रिगर क्रिएट किया है, सो यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट में दिया हुआ है अगर न्यू प्राइस जो है वो लेस देन ओल्ड प्राइस है तो फिर ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। मतलब अगर उस प्रोडक्ट का नाम चेंज होता है या क्वांटिटी चेंज होती है या फिर अगर जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है तो ये इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, तो ये जो हमारी इंसर्ट स्टेटमेंट है ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो सिर्फ एक ही केस में कि अगर न्यू प्राइस जो है वो लेस हो जाए ओल्ड प्राइस से, तो सिर्फ उसी कंडीशन में ये इंसर्ट की स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगी। ओके, इसको टेस्ट करते हैं। और प्रोडक्ट्स टेबल में अगर मैं डेनिम जीन्स जो है इसको एडिट करता हूँ और मैं इसको पैंट्स कर देता हूँ, तो हमारे पास प्रोडक्ट हिस्ट्री टेबल में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ओके, गुड। और अगर मैं यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो 39.99 है, इसको मैं 49.99 कर देता हूँ, तो इस सूरत में भी हमारे पास हिस्ट्री टेबल में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये टेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर मैं डेनिम पैंट्स, इसकी वैल्यू इस वक्त 49.99 है, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, अभी इसकी प्राइस 49.99 है
और इसको मैं कर देता हूँ 29.99 और अब अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो अब हमारे पास हिस्ट्री टेबल में एक वैल्यू शो हो रही है जो ये बता रही है कि प्रोडक्ट आईडी 2 जो है उसकी ओल्ड प्राइस ये थी और अभी इसकी न्यू प्राइस ये है और चेंज डेट मतलब इस डेट और टाइम पे इसको चेंज किया गया। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से हम ट्रिगर्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।